हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लीगल सागा। आज का लेक्चर है द हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 के ऊपर। पहले के जमाने में अगर देखा जाए तो ये होता था, जो घर में फर्स्ट मेल चाइल्ड होता था, यानी कि जो घर का बड़ा बेटा होता था, उसके पास सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट हो जाती थी और बाकी सबको कुछ नहीं मिलता था। बट विद कमिंग जनरेशन ये चीज के रियलाइज हुआ कि इसको चेंज करने की जरूरत है, बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट्स इन द फैमिली, बिकॉज ऑफ ब्रदरली डिस्प्यूट्स। तो ये सारी चीज के सोल्यूशन के लिए एक्ट बनाए गए। ये एक्ट जो बने थे ये ब्रिटिश एरा में बने थे। इसमें जो सबसे पहला एक्ट आया था वो था हिंदू विल्स एक्ट। हिंदू विल्स एक्ट आया था 1870 में। तो उस टाइम पे क्या होता था, एक वसीयत यानी कि एक विल बना दी जाती थी। पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को, किन बच्चों को कितना प्रॉपर्टी देना चाहते थे वो अप टू पेरेंट्स रहता था, कंप्लीट चॉइस ऑफ पेरेंट्स रहता था। और वो अब उसके अकॉर्डिंग विल प्रिपेयर करते थे, जो पेरेंट्स की डेथ के बाद उनके बच्चों को मिल जाती थी प्रॉपर्टी। फिर इसके बाद आता था हिंदू ट्रांसफर एंड बैक्यूज एक्ट ऑफ 1914, फिर हिंदू डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1916, उसके बाद हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1925 आया। जो हिंदू विल एक्ट था उसको अमेंड करके हिंदू सक्सेशन एक्ट आया, क्योंकि सिर्फ विल से प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो ये जरूरी नहीं था। अगर बाई चांस अगर विल नहीं बनी है, अगर किसी पेरेंट ने अपनी विल नहीं बनाई है, तो उस प्रॉपर्टी का क्या होगा, वो प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी। इन सारे प्रॉब्लम्स के, इन सारे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए इसको अमेंड किया गया, और जिससे आया हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1925। फिर आया हिंदू इनहेरिटेंस ऑफ रिमूवल ऑफ डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 1928। इससे 1928 से पहले ये होता था, घर में अगर कोई भी डिसेबल चाइल्ड है या डिसेबल मेल चाइल्ड है, उनके पास ये प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा नहीं जाता था, कॉज दे वर डिसेबल्ड। लेकिन 1928 के लॉ से ये हुआ कि अगर पर्सन डिसेबल्ड है, दैट डजंट मीन कि वो पर्सन को प्रॉपर्टी का भी हक नहीं मिलेगा। फिर आया हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1937। 1937 से पहले वुमेन्स के पास बिल्कुल भी कोई भी प्रॉपर्टी राइट नहीं थी। दो 1937 तक भी बहुत ज्यादा राइट उनको मिली नहीं थी, लेकिन ऐसा होता था कि अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है या फिर कोई ऐसा रीजन है जहां पे वुमेन इज कंप्लीटली अलोन और उनके पास कुछ भी नहीं है, तो उनके पास प्रॉपर्टी वगैरह, उनके पास राइट रहते थे प्रॉपर्टी के कुछ, कि वो प्रॉपर्टी में एटलीस्ट रह सकती है, प्रॉपर्टी में उनका कोई हिस्सा है। फिर फाइनली हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 फॉर्म हुआ, जिसको कंप्लीट अमेंड किया गया सारे लॉज को, और एक प्रॉपर कोडिफाइड लॉज बनाया गया जिन प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करने से रिलेटेड। दो 1956 के लॉ में भी एक ड्रॉबैक था। वो ड्रॉबैक ये था कि वुमेन्स को, डॉटर्स को प्रॉपर्टीज में कोई राइट नहीं थी। पहले चेंजेस ये आए कि पहले प्रॉपर्टीज होती थी सिर्फ एल्डर मेल पर्सन के फैमिली के लिए। फिर डिस्प्यूट होने लगे तो इसका सोल्यूशन ये निकला कि सक्सेशन एक्ट आएगा, प्रॉपर्टी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी जितने भी मेल चाइल्ड है उनके बीच में। फिर फाइनली 2005 में एक नया रूल आया जिसमें ये बोला गया कि जो भी प्रॉपर्टी है वो डॉटर्स को भी इक्वल शेयर में मिलेगी, जो कि 56 एक्ट में नहीं था। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो कमेटी इंपॉर्टेंट थी, कौन सी कमेटी आई जिसने ये हिंदू सक्सेशन एक्ट को रिफॉर्म किया और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 को लेके आई। अब हम पढ़ते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट के लिए कौन सी कमेटी स्टैब्लिश की गई थी और ये कमेटी क्या रिफॉर्म्स लेके आई थी और ये लॉ फाइनली कब बना। तो हिंदू लॉ कमेटी फॉर्म हुई थी हिंदू लॉज को बनाने के लिए। हमने हिंदू मैरिज एक्ट में भी पढ़ा था। वही कमेटी को रिवाइव किया गया 1944 में कि हिंदू सक्सेशन एक्ट ला सके। तो ये जो कमेटी के प्रिसाइडिंग लीडर थे, चेयरमैन थे, वो थे सर बेनेगल नरसिंह राव, और इनकी जो कमेटी फॉर्म हुई थी उस कमेटी का नाम था राउस कमेटी बिल। इन्होंने बहुत सारे लॉज प्रोविजंस लेके आए कि किस तरीके से हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 फॉर्म होना चाहिए। काम 1944 से शुरू हो गया था, लेकिन काफी साल लगे हिंदू सक्सेशन एक्ट को लाने के लिए। जब ये राव कमेटी बिल बना, इसके बाद इस कमेटी के जो प्रोविजंस थे, जो सजेशंस थे, वो डिस्कस किए गए सेलेक्ट कमेटी से। सेलेक्ट कमेटी ने कुछ चीजों को एक्सेप्ट किया और कुछ चीजों के लिए अमेंडमेंट प्रोवाइड किए कि इसको इस तरीके से चेंजेस किया गया। फाइनली बहुत सारे डिस्कशंस के बाद, सजेशंस के बाद इसका बिल रेडी किया गया और बिल को पार्लियामेंट पे प्रेजेंट किया गया। जब ये पार्लियामेंट के दोनों हाउस से पास हो गया तो फिर फाइनली प्रेसिडेंट ने असेंट दिया इस बिल को 17 जून 1956 को, और हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 फॉर्म हुआ।
अब हम देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट में दी गई है। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन क्लॉज से। इसमें सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है एग्नेट की, इस जो सेक्शन 3A में दी गई है। सबसे पहले हम उन डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे जो रिलेशंस बताते हैं, इनहेरिटेंट रिलेशंस, बेसिकली ब्लड रिलेशन भी हो सकते हैं, वो एडॉप्टिव रिलेशन भी हो सकते हैं। तो ये जो 5 डेफिनेशन है, बेसिकली 5 डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशंस के बारे में बात करते हैं। इसके बाद हम जो डेफिनेशंस पढ़ेंगे वो हम कस्टमरी लॉ के कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे जो कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में 3 दी गई है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे हायर्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हायर्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एग्नेट के बारे में जो सेक्शन 3A में दिया गया है। The agnate is one person is said to be the agnate of another if the two are related by blood or adoption wholly through the males। यानी कि ये वो रिलेशन होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेल्स के थ्रू फॉर्म होते हैं, यानी कि जो मेल तरफ के जो रिलेशंस होते हैं उनके बेटे होंगे, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, लेकिन कंप्लीटली द मेल इनहेरिटेंस विल बी टर्म्ड एज द एग्नेट। और ये जो रिलेशंस है ये एडॉप्टिव भी हो सकते हैं और ये ब्लड रिलेशंस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉग्नेट जो 3C में दिया गया है, एंड कॉग्नेट इज कंप्लीटली अपोजिट टू द एग्नेट। एग्नेट एंड कॉग्नेट आर द अपोजिट ऑफ ईच अदर। यहां पे भी सेम चीज है, बट यहाँ पे जो रिलेशन स्टैब्लिश होता है ना वो फीमेल की तरफ से होता है, फीमेल साइड से होता है, यानी कि मैट्रियार्क की तरफ जाता है रिलेशन। और इसमें भी सेम एडॉप्टिव भी हो सकता है और ब्लड रिलेशंस भी हो सकते हैं। तो हम डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं जो एक्ट में स्टेट की गई है। कॉग्नेट, वन पर्सन इज सेड टू बी द कॉग्नेट ऑफ अनदर इफ द टू आर रिलेटेड बाय ब्लड और एडॉप्शन बट नॉट होली थ्रू द मेल्स। यानी कि वो मेल्स के थ्रू कंप्लीटली रिलेटेड नहीं होते, वो रिलेटेड होते हैं फीमेल्स के थ्रू। इसके बाद हम आते हैं 3E में। 3E बेसिकली 3 डेफिनेशन के बारे में बात करती है। वन इज फुल ब्लड, हाफ ब्लड एंड नेक्स्ट इज यूट्राइन ब्लड। तो फुल ब्लड मींस कि आपके जो खुद के सन और डॉटर होते हैं, फादर और मदर के जो खुद के, यानी कि दे आर सिंगल पेरेंट्स, फादर दे आर लाइक जस्ट फादर एंड मदर, उनके कोई और एक्स्ट्रा कोई और वाइफ नहीं है ना, उनके कोई और हस्बैंड है, दे आर जस्ट वन पेरेंट। एंड इनके जो बच्चे होंगे कि इनके अगर दो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान के चलते हैं एक्स एंड वाई द 2 चिल्ड्रन ऑफ दिस पेरेंट्स, तो दे विल बी ऑफ फुल ब्लड। फिर नेक्स्ट आते हैं हाफ ब्लड। अब हाफ ब्लड में क्या होता है, फादर है, मदर 2 है, मतलब कि फादर ने 2 शादियां की हैं, तो देयर आर 2 मदर, मदर 1 एंड मदर 2। अब मदर 1, फादर और मदर 1 के जो चिल्ड्रंस हैं फॉर एग्जाम्पल एक्स, और फादर और मदर 2 के जो चिल्ड्रंस हैं फॉर एग्जाम्पल वाई, they will be half blood to each other. Next is uterine blood. अब uterine blood में क्या होगा, मदर 1 है एंड फादर 2 हैं, ठीक है। तो हम ले लेते हैं फादर 1 और फादर 2। तो फादर 1 और मदर के बीच में जो बच्चे हैं उनके, वो एक्स लेके ले लेते हैं, फादर 2 और मदर वाई ले लेते हैं। तो इनके बीच में ये जो एक्स और वाई होंगे, दे विल बी यूट्राइन ब्लड। Okay, so these are the 3 different kind of relations: full blood, half blood and uterine blood। ये डिपेंड करता है कि रिलेशन फादर्स और मदर के रिलेशन के ऊपर, कि if there are more than 2 wives then it will be considered as half blood, if there are more than 2 husbands then it will be considered as uterine blood। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कुछ कस्टमरी लॉज की जो इस एक्ट में दिए गए हैं, जो कि 3 लॉ, बेसिकली 3 लॉ ऐसे लॉज है जो कस्टमरी लॉज है जो साउथ इंडिया तरफ काफी प्रिवेल्ड है, और ये एक्ट उनको भी वैलिड लॉज बताता है। जनरली जब हमने हिंदू लॉ को स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बताया था कि कस्टम इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। कस्टम को हिंदू लॉ बिल्कुल वैलिड बताता है, लेकिन ऐसे कस्टम जो किसी भी तरीके से लोगों के हार्म नहीं कर रहा, लोगों के अगेंस्ट में नहीं जा रहा है, तो ऐसे कस्टम्स को हिंदू लॉ वैलिड कस्टम बताता है। और हिंदू लॉ ये बोलता है कि आप अपने कस्टम्स को फॉलो कर सकते हैं इफ दे आर नॉट हार्मिंग एनीवन। तो अब हम 3 कस्टम्स जो हिंदू सक्सेशन एक्ट से रिलेटेड है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। अब हम बात करते हैं 3 ऐसे कस्टमरी लॉज की जो इंडियन सक्सेशन एक्ट
उनको वैलिड बताता है। ये जो तीनों लॉज है बेसिकली साउथ इंडियन लॉज हैं। इसमें सबसे पहला आता है जो 3B में दिया गया है, वो है आलिया संताना लॉ। ये आलिया संताना लॉ में क्या होता है, नॉर्मली आप लोग ने देखा होगा, सुना होगा या पढ़ा होगा कि जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी घर के एल्डर मेल चाइल्ड के पास जाती है। बट यहाँ पे कुछ उल्टा है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे घर के मेल चाइल्ड के पास नहीं जाती, बल्कि एल्डर सन इन लॉ के पास प्रॉपर्टी जाती है। जो भी सन इन लॉ रहेगा यानी कि डॉटर का हस्बैंड, प्रॉपर्टी उनके पास जाएगी। नेक्स्ट जो कि 3H में दिया है वो है मारूमकत्यान लॉ। इस लॉ के हिसाब से प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस डॉटर्स के पास या वुमेन्स के पास रहता है, लेकिन जब तक प्रॉपर्टी वुमेन्स के पास नहीं जा रही है उनकी देख रेख करने के लिए एल्डर मेल चाइल्ड रहता है। जो भी एल्डर, जैसे कि हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली में जो एल्डर मेल पर्सन होता है उसको कर्ता बोला जाता है, तो वहां पे कुछ और टर्म यूज किया जाता है। बेसिकली वो टर्म है कार्नवर। तो ये जो पर्सन होते हैं ये क्या करते हैं, ये प्रॉपर्टी का जो भी इनहेरिटेंट प्रॉपर्टीज होती है उनका देख रेख करते हैं। फिर ये पूरी प्रॉपर्टीज बेसिकली होती वुमेन्स की है। लास्ट है नंबूदरी लॉ। ये जो नंबूदरी लॉ है ये भी साउथ इंडिया की तरफ का लॉ है। इसमें क्या होता है, जो घर का एल्डेस्ट मेल चाइल्ड होता है सब प्रॉपर्टी उन्हीं के हाथ में जाती है और किसी के हाथ पास प्रॉपर्टी नहीं जाती है। तो ये 3 कस्टमरी लॉज है जो कि वैलिड कस्टमरी लॉज है, क्योंकि किसी को हार्म नहीं कर रहे हैं किसी भी तरीके से। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हायर्स के बारे में। हायर्स के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो उस हायर्स की डेफिनेशन के साथ हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हायर्स। नॉर्मली 4 टाइप्स ऑफ हायर्स होती हैं, उनमें कौन कौन से हायर्स किस किस लिस्ट में आते हैं ये सब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ। अब हम बात करते हैं इस एक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की, जो कि है डेफिनेशन ऑफ हायर, जो सेक्शन 3F में दिया गया है, which states that hire means any person, male or female, who is entitled to succeed to the property of an interstate under this act। यानी कि जिनके पास प्रॉपर्टी सक्सीड होने वाली है, दैट पर्सन इज टर्म्ड एज ए हायर। ये कोई मेल भी हो सकता है, कोई फीमेल भी हो सकती है। अब हायर की 4 कैटेगरी है, क्लास 1 हायर, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4। तो बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले क्लास 1 हायर को प्रेफरेंस दिया जाता है प्रॉपर्टी सक्सेशन के। क्लास 1 हायर की गैर मौजूदगी में क्लास 2 हायर्स, क्लास 2 हायर्स अगर नहीं होते तो क्लास 3, और लास्टली अगर तीनों में से कोई भी हायर नहीं होते तो क्लास 4 हायर्स के पास प्रॉपर्टी चली जाती है। तो पहले हम देख लेते हैं क्लास 1 हायर्स में कौन कौन आते हैं। तो क्लास 1 में आते हैं सन, डॉटर, विडोज, मदर, सन ऑफ प्रीडिसीज सन, विडोज ऑफ प्रीडिसीज सन, son of predeceased son of a predeceased son, widows of a predeceased son of a predeceased son, daughter of a predeceased son, daughter of predeceased daughter, daughter of predeceased son of a predeceased son, son of predeceased daughter, daughter of predeceased daughter of a predeceased daughter, son of predeceased daughter, son of a predeceased daughter of a predeceased daughter, daughter of predeceased daughter of a predeceased son, and lastly daughter of predeceased son of a predeceased daughter। नेक्स्ट आते हैं क्लास 2 हायर्स में। क्लास 2 हायर्स में सबसे पहले आते हैं फादर, नेक्स्ट इज सन्स, डॉटर, सन, सन्स, डॉटर्स, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, डॉटर, सन, सन्स, डॉटर, सन्स, डॉटर, डॉटर्स, डॉटर, सन, डॉटर्स, डॉटर, डॉटर, ब्रदर, सन, सिस्टर्स, सन, ब्रदर्स, डॉटर और सिस्टर्स, डॉटर, फादर्स, फादर, फादर्स, मदर, फादर्स, विडो, ब्रदर्स, विडो, फादर्स, ब्रदर, फादर्स, सिस्टर, मदर्स, फादर, मदर्स, मदर, मदर्स, ब्रदर एंड मदर्स, सिस्टर। क्लास 3 हायर जो आते हैं वो आते हैं सारे एग्नेट रिलेशन जिसके बारे में हमने बात की थी, और लास्ट में आता है क्लास 4 हायर जिसमें आते हैं सारे कॉग्नेट रिलेशन। तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ये 4 हायर्स होते हैं जहां पे प्रॉपर्टी का सक्सेशन होता है डिपेंडिंग अपॉन द क्लासेस। सबसे पहला प्रेफरेंस 1, 2, 3, 4 इन बेसिस में दिया जाता है, और चारों में से जब कोई भी सक्सेशन अवेलेबल नहीं होता है तो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास चली जाती है, फिर वो प्रॉपर्टी सक्सेशन के लिए अवेलेबल नहीं रहती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर एक्ट को, जहां पे हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 5 से, जिसमें हम बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो सक्सेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। फिर हम बात करेंगे स्पेशल राइट्स टू दी डॉटर जो 2005 के अमेंडमेंट के बाद आया था, क्योंकि 2005 से पहले वुमेन्स के पास कोई राइट नहीं थे प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस को लेके। होप यू लाइक द वीडियोस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल द लीगल सागा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।